नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चुनावों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग एक नया प्रयोग करने जा रहा है, एक एकदम नया एक्सपेरिमेंट। यह प्रयोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी कि RVM, इसके जरिए कोई भी मतदाता अगर किसी दूसरे चुनाव क्षेत्र में है और अलग राज्य में है तो वो वहीं बैठे अपना वोट डाल पाएगा। यह प्रक्रिया कैसे काम करेगी, इसी सिलसिले में विचार के लिए और आम सहमति बनाने के लिए चुनाव आयोग जो है उसने आज 8 राष्ट्रीय दलों को, 40 क्षेत्रीय दलों को, इन सब के साथ आज उन्होंने चर्चा की। लेकिन रिमोट ईवीएम पर कोई डेमो नहीं पेश किया गया, यह नहीं बताया गया या डेमो नहीं दिया गया कि किस तरीके से होगा। चुनाव आयोग ने कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं दी। चुनाव आयोग किस तरह नई पहल को जमीन पर उतारेगा, यह अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दलों के मन में सवाल उठने ही हैं और वो उठ भी रहे हैं। आइए सुनते हैं दिग्विजय सिंह का क्या कहना है। अधिकांश रीजनल पार्टीज ने और नेशनल पार्टीज ने इस RVM का विरोध किया। लोगों ने कहा कि जब माइग्रेंट लेबर का सर्वे ही नहीं है, संख्या नहीं है, और इसमें तो रीजनल पार्टीज को छोड़ दीजिए, नेशनल पार्टीज को दिक्कत है। अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से 28 फरवरी तक लिखित में उनके विचार मांगे हैं। उनके जो ये विचार मांगे हैं वो बताएंगे कि वो क्यों इसको पसंद नहीं कर रहे हैं या क्यों उनको ये ठीक नहीं लगता है या ठीक लगता है। अब सवाल ये है कि रिमोट ईवीएम यानी कि आप कहीं और चुनाव हो रहा है और कहीं और बैठ करके वोट डाल रहे हैं, इसके पीछे चुनाव आयोग की मंशा क्या है। देखिए, इंटेंट जानना बहुत जरूरी है। तो चुनाव आयोग के मुताबिक युवाओं और शहरी लोगों की उदासीनता को देखते हुए रिमोट वोटिंग पर बड़े बदलाव की मुहिम यह की जा रही है ताकि चुनावी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। कई बार प्रवासी उन जगहों पर जहां वो काम कर रहे हैं वहां मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करवाते, वहां वोट नहीं करते, वहां रहे हैं लेकिन वहां वोट नहीं करते। इसके कई कारण हैं, जैसे वो बार बार पता बदलते हैं। आज नौकरी सूरत में लग गई, फिर उसके बाद 3 महीने बाद मुंबई में लग गई। अब हर बार एड्रेस थोड़ी चेंज कराते रहेंगे। नई जगह के मुद्दों से उनका सामाजिक और भावनात्मक लगाव उस तरीके से नहीं हो पाता है, तो वो अपना वोट जो है वो गांव में ही रखते, वो अपने गृह क्षेत्र में ही मतदाता सूची से अपना नाम नहीं कटवाना चाहते ताकि उनका एक टच भी बना रहे। ऐसे में वो अक्सर वोट नहीं दे पाते, या अगर सपोज वो वोट देना चाहते भी हैं तो उस चक्कर में क्या होता है, उनका काम सफर करता है और ये डेली वेजर्स हैं। अगर ये चले जाएंगे वोट डालने तो फिर कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसे प्रवासियों की तादाद करीब 30 करोड़ है इस देश में। ऐसे प्रवासियों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के लिए REVM यानी कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विचार आया है। चुनाव आयोग ने पिछले कुछ आम चुनावों के आंकड़ों का हवाला भी दिया है। क्या दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। आम चुनाव 2009 में कुल मतदाता 71.70 करोड़ थे। इतने लोग जो हैं वो कुल मतदाता थे। मतदान कितना हुआ, 58.21%, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ। आम चुनाव 2014 में कुल मतदाता 83.4 करोड़, इतनी आबादी जो है वो वोटर थे इस देश में। लेकिन पीक वेव में भी 66.44% लोगों ने ही मतदान किया, यानी कि वोट परसेंटेज कम था। आम चुनाव 2019 की बात कर लीजिए, आप देख रहे हैं लगातार मतदाता बढ़ते चले जा रहे हैं। 91.20 करोड़ वोटर, लेकिन वोट कितने लोगों ने डाला, बढ़ रहा है यह आंकड़ा धीरे धीरे, वोट डालने के लोगों की संख्या, लेकिन अभी भी 67% से ऊपर नहीं जा पाया। चुनावों में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए RVM को अब वक्त की जरूरत बताया जा रहा है कि इससे वोटिंग बढ़ेगी, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा। पार्टियों की इस विचार पर तो सैद्धांतिक सहमति है,
कि हाँ ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन इसे जमीन पर किस आधार पर और कैसे उतारा जाएगा, इसे लेकर के कई सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि जिन प्रवासी मतदाताओं को आधार बनाकर यह व्यवस्था लाई जा रही है, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है? प्रवासी मतदाताओं की संख्या करीब 30 करोड़ है, यह आंकड़ा कहां से आ गया है, कैसे पता चला सरकार? क्षेत्रीय पार्टियां जो एक राज्यों तक ही सीमित हैं, समटी हुई हैं, वो तो चुनाव के दिन अपने पोलिंग एजेंट अलग अलग राज्यों में वो कैसे भेजेंगे, वो कैसे काम करेंगे? कोई नेशनल पार्टी है, चलो वो कर भी ले, लेकिन क्षेत्रीय दल कैसे करेंगे ये काम? चुनाव आयोग को अभी ऐसे कई सवालों के जवाब देने हों, ये लगातार ये एक प्रक्रिया चल रही है। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक रिमोट ईवीएम का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है, यानी कि कैसी होगी ये ईवीएम। ये मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक सरकारी संस्थान ने तैयार किया। मल्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जाहिर सी बात है, अगर बिहार में चुनाव हो रहा है तो जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उन सब का प्रतिनिधित्व या वहां कौन कौन से लोग वोट डाल रहे हैं वो सारा इस ईवीएम मशीन में होगा। अब कैसे होगा ये डिटेल्स हमें नहीं मालूम, क्योंकि जितने जिले, अब जाहिर सी बात है वहां अलग अलग कैंडिडेट्स होंगे, वहां निर्दलीय अलग होंगे, हर जो असेंबली सेगमेंट है या कोई भी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां अलग अलग लोग होंगे ना, वहां निर्दलीय भी अलग होंगे। अब ये जो संस्थान है, सरकारी संस्थान जिसने ये तैयार किया है, उसका ये कहना है कि रिमोट पोलिंग बूथ में 72 चुनाव क्षेत्रों के लिए मतदान करवाया जा सकता है, यानी कि 72। चुनाव आयोग के मुताबिक एक स्टैंड अलोन डिवाइस, यानी कि एक डिवाइस, जैसे ईवीएम होता है उसी तरीके से आप क्यों समझिए कि एक नया ईवीएम जो है, रिमोट ईवीएम, ये 72 कर सकता है। और ये स्टैंड अलोन डिवाइस होगा जिसे ऑपरेट करने के लिए किसी और मशीन से जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जहां आपने जोड़ा वहां हैकिंग का सवाल उठ जाएगा। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, इसे लेकर अभी भी अटकलें लगातार लग रही। हमने भी कोशिश की है कुछ समझने और समझाने की कि ये रिमोट ईवीएम कैसे काम कर सकती है। तो एक जो तरीका है वो आइए आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। इसको आप उदाहरण की तरह ही समझिए, ये मत समझिए कि हाँ एनडीटीवी ये बता रहा है कि ऐसे ही ये रिमोट ईवीएम काम करेगी। लेकिन जो एक जो सैद्धांतिक मॉडल है, जो एक मॉडल है, वो बड़े सांकेतिक रूप से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो कैसा हो सकता है। मान लीजिए बिहार की लोकसभा सीटों पर वोट डल रहे हैं और मुंबई में प्रवासी बिहारी जो वहां काफी तादाद में हैं, वो मुंबई से ही अपनी लोकसभा सीटों पर वोट डालना चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं तो क्या है, कैसे काम करेगी। तो ये बिहार में चुनाव हो रहा है, फुल फ्रेम जाते हैं। बिहार में आप मान लीजिए चुनाव हो रहा है और प्रवासी मजदूर कहां हैं? मुंबई में। बिहार का चुनाव, पटना में वो बूथ जहां पर सारे ईवीएम मशीन आएंगे, और ये मुंबई में कुछ प्रवासी हैं जो कि अपना मताधिकार प्रयोग करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, बिहार में चुनाव है, लेकिन मुंबई में जो लोग वोटर हैं वो वोट कर सकते हैं। तो यहां पर ये मशीनें लगेंगी मुंबई में अलग अलग जगह। इन मशीनों में ये जो प्रवासी हैं वो जाकर के अपना वोट कर सकते हैं। ये वोट करेंगे और उसके बाद ये 72 वोट जो इसमें काउंट हो सकते हैं एक मशीन में। मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूं, यही तरीका नहीं होगा। अभी इलेक्शन कमीशन बताएगा कि तरीका कैसा है, लेकिन मोटा मोटा जो उसका ऑपरेशंस है वो इस तरीके से होंगे। तो यहां लोग वोट करेंगे, वोट करने के बाद ईवीएम मशीन जो है ये अलग अलग ये यहां पर बंद हो जाएंगी। ये यहां पर इसमें डेटा आ गया, अब इसको बिहार भेजा जाएगा। ये ईवीएम मशीन जो है ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र से चली और उसके बाद बिहार के लॉकर में जाकर के बंद हुई। हमको अभी भी ये नहीं मालूम है कि ये जो स्टैंड अलोन मशीन होगी, ये मतदान खत्म होने के बाद जब बिहार चली जाएंगी या किसी और राज्य में चली जाएंगी तो इनका वोट उस क्षेत्र के वोट में किस तरीके से गिना जाएगा। पोस्टल बैलेट की तरह गिना जाएगा या अलग से गिना जाएगा और फिर बाद में ऐड कर दिया जाएगा जो अलग अलग चुनाव क्षेत्र हैं उसमें। तो ये सारी चीजें अभी भी इलेक्शन कमीशन को बताना है। इसी वजह से हम कह रहे हैं ये बस एक कोशिश है समझने की कि क्या आरवीएम, रिमोट ईवीएम, कुछ इस तरीके से काम करेगी।
इन आरवीएम के सटीक होने के लिए इन्हें कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। आप जानते हैं जब ईवीएम आया था इस देश में तो तमाम सवाल पूछे गए थे, और हम यहां फिर भी एक और चीज आपको बता दें, वोट की ये जो चोट है इसमें ईवीएम पर भी सवाल उठे थे, अभी भी बहुत सारे लोग उठाते हैं, लेकिन अब यह कहना ठीक रहेगा कि ईवीएम वो अग्नि परीक्षा पार कर चुका है। और कोई भी नया प्रयोग जो होता है उसमें शुरुआत में लोगों को डाउट होना लाजमी है, क्योंकि नई चीज है ना, आपको नहीं मालूम है, और यह सुनना भी ज्यादा जरूरी है कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हो सकता है हो, उसका सुधार करना बहुत जरूरी है, यह बग फिक्स करना बहुत जरूरी है। तो क्या है ये सारी चीजें, ये सवाल, ये बहुत जरूरी सवाल है, और ये सवाल इलेक्शन कमीशन से भी पूछे जाएंगे कि क्या आपने इन सब चीजों पर सोच लिया है? सोच लिया है तब आप लाइए, तब उसको फिर लोग देखेंगे। सवाल नंबर 1, कहीं इस मशीन को हैक तो नहीं किया जा सकता? दूसरा सवाल, कहीं इस मशीन के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की जा सकती? तीसरा सवाल, इसके रखरखाव का तरीका क्या होगा? क्या जो बाकी ईवीएम है उन्हीं की तरह इसको रखा जाएगा या अलग तरीका है? अगला सवाल, इस पर पड़े वोट आगे कैसे जोड़े जाएंगे? प्रवासी वोटरों की संख्या आपने किस आधार पर तय कर ली है? उसका क्या तरीका होगा वो आप बताएंगे या नहीं? एक सवाल यह भी है कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग दुनिया में अभी तक कहां कहां हुआ है और उससे क्या नतीजे निकले हैं? इन सब चीजों के भी बारे में बात होगी। हमको जो जानकारी मिली अपने रिसर्च में वो ये है कि एकमात्र देश है इस दुनिया में जहां पर रिमोट वोटिंग होती है, और वो है एस्टोनिया। एस्टोनिया प्रयोग करता है इसका। अक्टूबर 2005 में वहां एक स्थानीय चुनाव में आरवीएम का इस्तेमाल हुआ, और 2007 में एस्टोनिया में आम चुनाव इसी जरिए कराए गए। इसके इस्तेमाल में वहां मतदान प्रतिशत बढ़ा। लेकिन अब आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि एस्टोनिया की कुल आबादी 14 लाख है। इस राज्य में, इस देश में एक एक विधानसभा या एक एक, माफ कीजिएगा, विधानसभा नहीं, लोकसभाओं में इस तरीके की आबादी होती। यहां पर अगर आप एक कॉलोनी मिला दें तो इतनी आबादी होती। तो यह आधार लेकर के आप वो पूरा का पूरा मॉडल यहां पर नहीं ला सकते। तो यह सवाल भी पूछा जाएगा कि भारत जैसी विविधता, जहां पर विविधता बहुत है, वहां पर ईवीएम के प्रयोग को ही लेकर के इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, वहां पर आप ये नई टेक्नोलॉजी कैसे लाएंगे? और वो जो पूरा फुल प्रूफ इसको करना होता है वो प्रक्रिया हो गई है या नहीं? आइए इस पर बात करने के लिए हम सीधा चलते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आपके मन में भी ये तमाम सवाल हैं जो कि पूछे जाने बहुत लाजमी हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल रेज किए हैं और बड़े रेलेवेंट और पर्टिनेंट सवाल है। मेरे दिमाग में भी यही है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी यही सवाल आज पूछे हैं, और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए तैयार है कि हर सवाल का जवाब दे। इसीलिए उन्होंने पहले एक डेमो रखा था आज, जो कुछ पार्टियों ने शायद देखा और बाकी ने कहा कि हम बाद में देखेंगे, पहले बुनियादी मुद्दे जो है, कितने माइग्रेंट कौन है, कितने हैं, वगैरह वगैरह, पहले इस पे फैसला करें। इसके बाद मुझे पता लगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 31 जनवरी तक टाइम दिया था कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने व्यूज एंड कमेंट भेजें, उसको भी बढ़ा के 28 फरवरी कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे इसमें ये लगती है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था अपने फर्स्ट प्रेस रिलीज में कि हम एक क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं। इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जो कल इंडियन एक्सप्रेस में छपेगा, जिसमें मैंने कहा कि एक्सेप्टेबल इज द की वर्ड। अगर पॉलिटिकल पार्टी ये इनकी इलेक्शन कमीशन की सारी बात सुन के कहें कि बहुत अच्छा आइडिया है तो फौरन शुरू कर दो, लेकिन मैंने उसमें ये एम्फेसाइज किया कि अगर उसमें एग्रीमेंट नहीं होता तो जबरदस्ती न थोपना, वो बड़ा गलत होगा। और तो इसलिए इसमें, लेकिन जो 2-3 इश्यूज रेस किए गए उस पर मेरी कमेंट है कि देखिए, माइग्रेंट वोटर की इशू हमारे सामने, इलेक्शन के सामने बहुत पुराना है और उसका कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन हुआ नहीं। यही वजह है कि माइग्रेंट का जो टर्नआउट होता है इलेक्शन में, वो हमेशा हमने देखा गया और सर्वेज भी इस पे हुए, उनका वो कम होता है। हालांकि जब से ये एनआरआई वोटिंग 2011 में शुरू हुई थी, उसके बाद से ये डिबेट और बढ़ गई कि आप लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क चले जाएं तो वहां तो आपको बड़ी सुविधाएं हैं, और अगर आप पटना से दिल्ली या बंबई आ जाइए तो आप कोई परवाह नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि
आप लंदन चले जाएं तो आपका वोटिंग राइट खत्म हो जाता था, और जबकि आप पटना से दिल्ली आ जाएं तो आपका वोटिंग राइट बाकी है, सिवाय इसके कि आपको यहाँ पे लोकल, जहाँ पे आप नॉर्मली रेजिडेंट हैं, जिसकी डेफिनेशन है 6 महीने, अगर आप 6 महीने से ज्यादा किसी जगह रहेंगे वहां पे आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा और वहां पे आप नाम दर्ज करा लीजिए। पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि आप यहाँ नाम दर्ज कराइए और जहां से आप आए हैं त्रिवेंद्रम से या मद्रास से या कहीं से, आप वहां से नाम कटवाइए, वो बड़ा मुश्किल होता था। उसकी भी जिम्मेदारी हमने इलेक्शन कमीशन ने ले ली कि भैया आप सिर्फ अपना पिछला एड्रेस बता दो, हम वहां से अपने आप कटवा लेंगे, क्योंकि कानूनी जुर्म है 2 जगह अगर आपका नाम लिखा जाए, और नई जगह कर दे तो वहां आपको हम डाल देंगे, जब आप वापस पटना चले जाओगे तो आप वापस करा लेना। तो वोटिंग राइट चिंता नहीं था। अब सवाल ये है कि ये वोटर क्या चाहता है। वोटर क्योंकि ये वोटिंग राइट इज ए पॉलिटिकल पावर, हो सकता है वो उस पावर को अपने गांव में ही प्रेफर करता है कि वहां रहेगा तो लोग उसकी परवाह करेंगे, ये बड़े उचित बात है। लेकिन ये भी ना भूलिए कि जब दिल्ली में आके ये कोई माइग्रेंट बसते हैं और अनऑथराइज कॉलोनीज भी हो जाती हैं, तो पॉलिटिशियन सब वो आगे पीछे लाइन लगा के उनके पास जाते हैं हाथ जोड़ने कि जनाब आपको क्या क्या सुविधा चाहिए, क्योंकि वो वोटर है। अगर ये वोटिंग राइट इन लोगों ने यहाँ से सरेंडर कर दिया तो ये याद रहे कि यहाँ इनको की लोग परवाह करनी बंद कर देंगे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत अच्छा, बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि ये इसके जितने लाभ हैं, इसके अलग अलग, इसीलिए वजह से इस पर एक बहुत ही डिटेल्ड बात करना बहुत जरूरी है राजनीतिक रूप से। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बात रखने के लिए। इस पर हम आगे भी बहुत कार्यक्रम करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव होगा और कोई भी नई चीज है उसको लेकर के मन में संदेह होना लाजमी है, वो होता है। और ये सवाल पर ये नहीं बोला जा सकता है कि आप तो ईवीएम के लिए भी ऐसे कहते थे, बिल्कुल कहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें सुधरी, अग्नि परीक्षा से निकला ईवीएम। उसी तरीके से आरवीएम को भी उस अग्नि परीक्षा में से निकलना पड़ेगा। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। बीजेपी ने 2024 के आम चुनावों के लिए 72,000 पोलिंग बूथों की पहचान की है। इन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी विशेष ध्यान देगी। बीजेपी दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2023 में 9 राज्य विधानसभाओं और 2024 में आम चुनावों की रणनीति बना रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरोसा जताया कि भारतीय जनता पार्टी सभी 9 राज्यों में चुनाव तो जीतेगी, 2024 में भी जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। पिछले ही महीने बीजेपी ने मिशन 350 के तहत 160 सीटों को पहचान की। ये वो सीटें थी जहां बीजेपी या तो हारी है या बहुत ही कम अंतर से जीती है। बीजेपी की उम्मीद है कि उत्तर भारत राज्यों में 2019 की जीत के बाद जो सीटें गिरेंगी उनकी भरपाई इन 160 सीटों में से हो। इसी सब पर मंथन करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये 2 दिवसीय बैठक है, एक जिसमें से आज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल रहे। उससे पहले प्रधानमंत्री ने करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। कांग्रेस का आरोप है कि यह रोड शो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का परिणाम है। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है, हमारे लिए भारत जोड़ो यात्रा एक मूवमेंट है, एक जन आंदोलन है। ये घबराए हुए हैं, भोखलाए हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए यह कहा है कि प्रधानमंत्री के रोड शो में जनता से जुड़ने के लिए यह पूरा किया जाता है। वो जनता से जुड़ने के लिए रोड शो करते हैं, कोरियोग्राफ किया हुआ पीआर स्टंट नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी कोई नया नहीं बता रहे, नया सड़कों पे है। अभी 2 दिन पहले आप देखे होंगे कलकत्ता की सड़कों पे थे, उसके 2-4 दिन पहले देखे कर्नाटक की सड़कों पे थे, उसके पहले गुजरात की सड़कों पे थे, हरियाणा की सड़कों। मतलब अगर समीक्षा करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी कल भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पे हैं, कल भी सड़क पे होंगे, क्योंकि वो सड़क के लोगों का दर्द समझते हैं। तो उनकी कोरियोग्राफिक कोई सड़क यात्रा नहीं होती है। कुछ लोगों के दिमाग में भी कोरियोग्राफी है, ट्वीट में भी कोरियोग्राफी है। चुनाव के टारगेट है, पब्लिक में अब जाना है तो मतलब अपनी उपलब्धियों को बताना है। इसको तो चुनाव से भी क्यों जोड़ेंगे? चुनाव तो अभी 2024 में है, अभी हम 2023 के जनवरी में खड़े हैं। अब ये तो बीजेपी वाले अगर कह भी दें कि इसका चुनाव को मत जोड़िए, इसको चुनाव से, तो कांग्रेस भी कह रही है भारत जोड़ो यात्रा को चुनाव से मत जोड़िए।
लेकिन हम ये सब जानते हैं कि राजनीतिक दल ये सब ऐसे ही नहीं करते। चुनाव पर तो नजर है। बीजेपी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है, क्षेत्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। एक तो बड़े रोड शो से कोई गारंटी नहीं होती कि आपको जीत का रास्ता साफ हो जाए। मसलन बीजेपी गुजरात में तो जीत गई, लेकिन हिमाचल हार गई। यहां तक कि दिल्ली के स्थानीय निकाय चुनाव जो हुए थे, उसमें भी उसका 15 साल का शासन खत्म हो गया। पिछले 3 साल की बात अगर करें तो पश्चिम बंगाल में हार का सामना करना पड़ा। बिहार में तो नीतीश कुमार सरकार बनाने के बाद आपका साथ छोड़ गए। क्षेत्रीय स्तर पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतियां हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने ऑपरेशन कमल से मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकारें बनाई हैं। इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी साख बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं मुख्यमंत्री बोम्मई के ऊपर। 40% कट मनी, पेसीएम कहा जाता है कांग्रेस द्वारा। पूरी तरीके से वो इस मुद्दे पर घिरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के भविष्य को लेकर के सवालिया निशान लगते रहे हैं और फिर लग रहे हैं। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे बनाम नया नेतृत्व, ये जो इसकी रस्साकशी है, ये बीजेपी में लगातार जारी है। कोई गारंटी नहीं है कि वसुंधरा राजे जीत पर मुख्यमंत्री बने। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बनाए रखने की जिम्मेदारी हेमंत बिस्व शर्मा के कंधों पर है। वो कर पाएंगे या नहीं, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो 23 की तैयारी और 24 पर चर्चा बीजेपी जरूर कर रही है और जीत का जश्न भी मना रही है कि गुजरात, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मालूम है कंप्लेसेंसी एक चीज होती है, यानी कि आलस्य। हम तो जीत ही जाएंगे, हम इतनी बड़ी, हमारे पास मोदी है, ये कोई गारंटी नहीं। और इसी का मंथन भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। आइए रुक करते हैं एक और खबर पर। बात करते हैं न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे की। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर नए विवाद को हवा दे दी। यह विवाद क्या है, उस पर चर्चा से पहले जान लेते हैं कि न्यायपालिका में सुधार का अंतिम लक्ष्य क्या है। आप जानिए कि इसको आप ये मत सोचिए कि ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की लड़ाई चल रही है, ये हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्या है? न्याय। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, एक फिल्म का डायलॉग तो आपको याद ही है, लेकिन तारीख पर तारीख पढ़ने का नतीजा क्या है? न्याय के लिए लंबा इंतजार। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि देर से मिला न्याय, न्याय मिलने ना अन्याय होने के बराबर, यानी कि न्याय ना मिलने के बराबर। आप ये जानकर हैरान होंगे कि मई 2022 तक देश की सभी अदालतों में 4.7 करोड़ केस लंबित है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। सोचिए 4 थोड़ा सा इसको अगर कैमरे को पीछे करें ताकि आपको ठीक से दिखाई दे, 4.7 करोड़ केस, इनमें से 1,82,000 केस करीब 30 साल से लंबित पड़े हुए। 30 साल। कुल लंबित केसों में लगभग 85% केस निचली अदालतों में लंबित हैं और 12.4% केस अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित हैं, जो करीब 58 लाख होते हैं। अगस्त 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में ही 71,000 केस लंबित हैं। केस लंबे ना खींचे, जल्द न्याय मिले, इसके लिए न्यायपालिका पर केसों का बोझ कैसे कम हो, सारी कवायद इसके लिए है। इसका एक तरीका है जजों की संख्या बढ़ाना। अभी क्या स्थिति है, आइए वो देखते हैं। देश की निचली अदालत में जजों के 24,490 पद मंजूर किए जा चुके, लेकिन कुल कार्यरत जजों की संख्या लगभग 19,500 ही है। आप देख रहे हैं डिफरेंस। मंजूर पदों से करीब 5,000 कम जज हैं और यहां तारीख पे तारीख लगी चली जा रही है। 1 अप्रैल 2022 तक देश के 25 हाईकोर्ट में जजों की 1104 पद मंजूर थे, 1104, लेकिन जजों की तादाद 717 थी, यानी कि करीब 390 सीटें खाली। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो वहां जजों की मंजूर संख्या 34 है, लेकिन अभी 27 जज ही नियुक्त हैं, यानी कि 7 जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कम है। ऐसे में जजों की नियुक्ति का मामला बहुत ही अहम हो जाता है, लेकिन
जजों की नियुक्ति खास तौर पर संवैधानिक अदालतों यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और सरकार के विचारों में लगातार मतभेद सामने आते रहे। सुप्रीम कोर्ट अपनी तय प्रक्रिया कोलिजियम सिस्टम के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए नामों की सिफारिश करता है। कोलिजियम प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठतम जजों का पैनल नाम तय करता है जो सरकार के पास भेजे जाते हैं। लेकिन कई बार सरकार कोलिजियम के भेजे हुए नामों पर मुहर नहीं लगाती और उन्हें वापस भेज देती। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच मतभेद हमेशा बना रहा। अब सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक पत्र लिखा है। इस पत्र में सुझाव दिया गया है कि जजों के नामों को तय करने की जो प्रक्रिया है इसमें सरकार के नुमाइंदे को भी शामिल किया जाए। एक अखबार में यह खबर छपी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर चिंता जता दी और कहा यह बहुत खतरनाक है। न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का बिल्कुल भी दखल नहीं होना चाहिए। इस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया और उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूं आप कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि NJAC एक्ट को खारिज करते वक्त जो निर्देश दिया था यह उसी पर अमल करने की कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कोलिजियम सिस्टम की प्रक्रिया के पुनर्गठन का निर्देश दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अपनी कोलिजियम प्रणाली को बिल्कुल सही ठहराता है जबकि केंद्र सरकार इसमें संशोधन चाहती, नियुक्ति की एक नई प्रक्रिया चाहती जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट। इसी आधार पर केंद्र सरकार कई बार सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की सिफारिशों को ठुकरा चुकी। 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के भेजे करीब 68 जो नाम हैं केंद्र सरकार ने के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़े। इनमें 11 नामों की सिफारिश 2020 और 2021 में की गई और इस मुद्दे का कोई सर्वमान्य हल क्या निकलेगा ये एक देखने वाली बात। मैं स्वागत करना चाहता हूं संजय हेगड़े, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और देश रत्न निगम, आप भी वकील हैं और इस पर मत बटा हुआ है। तो संजय हेगड़े जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार का ये कहना कि ये सिस्टम बदले ताकि ये जो रिक्त पद हैं ये जल्दी से भरें, जजों की नियुक्ति जल्दी हो और उससे फिर केसेस कम होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी? देखिए, जुडिशियल एरियर्स की बात है, वो अलग बात है। जजेस अपॉइंटमेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो कहते हैं वो अलग बात है। एरियर्स के बारे में आप जो बता रहे हैं, आपको ये भी, आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि जहां अमूमन हर 10 लाख लोगों के लिए 100 जज होते हैं, इंडिया में 15 से 20 जज होते हैं। ये सब हर अफ्रीका से भी कम होता है। तो जजों की जो जितनी पोजीशंस होनी चाहिए वो है नहीं। अब ये जो मामला आप अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, कोलिजियम के बारे में बात कर रहे हो, वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, 1100 हाई कोर्ट और 34 सुप्रीम कोर्ट में जी। अभी आपने पूछा कि भाई यहां नियुक्ति क्यों नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के में अभी चार लोगों का तो रिकमेंडेशन हो चुका है। सरकार उसी रिकमेंडेशन पे अभी 2 महीने से बैठी है। हर बार सरकार का यही कहना है, भाई सिर्फ ऐसे लोगों को जज बनाओ जिसको हम अप्रूव करते हैं। तो अगर यही मंशा रही तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां रही? और एक बात मैं बताऊं, जो कोलिजियम का सिस्टम था वो तब आया था जब राम जेठमलानी ने साहब ने ये कहा था कि आजकल देश में 2 तरीके के जज होते हैं, जो कानून जानते हैं और जो कानून मंत्री को जानते हैं। तो उसके बाद ही जजों ने ऐसा किया है कि सिर्फ जजेस रेकमेंड करेंगे। अगर सरकार को कोई प्रॉब्लम है तो सरकार उन रिकमेंडेशंस को वापस कर सकती है
अपने कमेंट्स के साथ, और उस कमेंट्स को कंसिडर करने के बाद अगर रिकमेंडेशन फिर भी रीआइट्रेट होता है जी तो फिर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। जी, देशरत्न निगम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना संजय हेगड़े जी का क्या कहना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका एक सर्वसम्मति से, एक कंसेंसस के साथ हल निकालना क्या जरूरी नहीं है? मैं तो देखिए, ये तो बड़ी बड़ी कानून की बातें हैं, आप लोग ज्यादा विद्वान हैं। एक आम आदमी के हिसाब से सोचिए, देखिए कितने केस पेंडिंग हैं, और ऐसे में जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहता कि कोई भी हमारा जो संविधान है उसके आधार पर हमारी डेमोक्रेसी में जो भी एक अंग है वो दूसरे पर भारी पड़ जाए। तो इसको देखते हुए ये केसेस कम कैसे किए जाए? क्या यही तरीका है कि कोलिजियम चला जाए? देखिए, अभी हेगड़े साहब ने बताया कि हमारे यहाँ जजों की संख्या कम है और बजाय डेवलप कंट्री के मुकाबले, वो बात सही है। इसके लिए सरकार ने नेशनल जुडिशियल सर्विस के बारे में बोला था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि नेशनल जुडिशियल सर्विस से क्या होता है, जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट्स होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो मना कर दिया और उसके ऊपर कोई समाधान भी नहीं निकला। उसके बाद वो बात वहीं अटकी की अटकी हुई है। दूसरा, जो कोलिजियम सिस्टम है, देखिए जनता को न्याय मिलना चाहिए और सही समय पे मिलना चाहिए। जैसा आपने बोला कि न्याय नहीं मिलता है क्योंकि देरी होती है, तो उस विषय पे अगर हम देखें, अगर कोलिजियम सिस्टम की बात करें, मैंने निचली जो अदालतें हैं उनके बारे में मैंने बता दिया आपको कि क्यों है ये दिक्कतें आ रही, क्योंकि नेशनल जुडिशियल सर्विस सरकार चाहती थी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरा, अगर ऊपर की अदालतों की बात करें तो कोलिजियम सिस्टम देखिए हमारे संविधान में कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर अनुच्छेद 124 को आप देखेंगे तो उसमें विचार विमर्श की बात करी कि प्रेसिडेंट विचार विमर्श करेंगे चीफ जस्टिस से और बाकी और जो जजेस हैं उनसे, और उसके बाद वो अपना अपॉइंटमेंट करेंगे। इसका मतलब जो मूलभूत ढांचा था हमारा, उसमें सिर्फ सरकार एग्जीक्यूटिव के पास पावर था अपॉइंट करने का, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 जजमेंट्स दिए उनके आधार पर अपने ऊपर ले लिया। तो जो चीज संविधान में है ही नहीं, तो मूलभूत ढांचा कैसे हो सकती, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और विचार विमर्श कंकरेंस कैसे हो सकता है, बाध्यता कैसे होती है, विचार विमर्श में बाध्यता नहीं होती है। ये एक जो विषय है, इस पर चर्चा हो रही है। वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोला है, स्पीकर ने भी बोला है, और हमारे विधि मंत्री ने भी इस बात आपको पर लगता है ये चर्चा जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ एक कदम है जिस पर शायद जुडिशरी को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना सरकार दे रही है? जी, देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कभी लिखा था केशव नंदा भारती के बारे में, उन्होंने उसके ऊपर आलोचना भी करी हुई है। केशव नंदा भारती जो मौलिक ढांचे की बात करता है कि कोई भी संशोधन को हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, कुछ भी हो, जिन्होंने कि पुराना जो शंकरी प्रसाद का जजमेंट था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया और डिसमिस किया, और उसके बाद ये गोलकनाथ वगैरह को सेट असाइड करते हुए केशव नंदा भारती लाए। एक जज का सिर्फ फर्क था, 7 जजेस ने फेवर में किया और 6 जजेस ने उसके खिलाफ। संजय हेगड़े जी, आपके क्या विचार? मुझे थोड़ा कंप्लीट कर लेने दीजिए, मुझे थोड़ा 1 सेकंड थोड़ा सा कम है सर। दीजिए। नहीं, वही मैं बोल रहा हूं। तो जो चीज ढांचा नहीं है वो नहीं बन सकता, और पारदर्शी नहीं है, भाई भतीजावाद भी देखा जाता है। और एनजेएसी जो पास हुआ था, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हुआ था, वो सर्वसम्मति से हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ था। ठीक है, जजेस हेगड़े को जी आपका जवाब होना चाहिए आपका हमारी जवाब जनता के लिए। देखिए, सर्वसम्मति से भी गलत फैसला भी हो सकता है, और एनजेएसी इसलिए स्ट्राइक डाउन किया था क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के लिए जुडिशरी की सहमति के बगैर कोई अपॉइंटमेंट्स होनी नहीं चाहिए। तो उस बेसिस पर एनजेएसी स्ट्राइक डाउन किया था। जब पिछले जजमेंट्स है, पिछले जजों के जजमेंट्स है, तब लॉ मिनिस्टर को यह कहना जी वो जजमेंट्स को एक साइड रख लीजिएगा, संविधान को एक साइड रख लीजिएगा, मैं खत लिख लेता हूं कि आप सरकार को भी मिला लीजिएगा आपके कंसल्टेशंस में। तो अगले बार क्या लॉ मिनिस्टर? एक मिनट, वक्त खत्म हो गया है मेरे पास। मुझे अगर आप लोग इजाजत दें, इस पर अगले बार और बड़ी बहस आगे करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त क्योंकि कम है, एक छोटा सा डिस्कशन चाहिए था ये समझने के लिए कि समन्वय कहां बनाया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं मध्यम वर्ग की, हमारे आपके जैसे लोगों की। अब भारत में हर 3 लोगों में से एक शख्स मध्यम वर्ग में आता है।
2021-2022 में देश की आबादी में मध्यम वर्ग 31% है। यह वो वर्ग है जिसकी उम्मीदें तो आसमान में होती हैं, लेकिन हकीकत जमीन पर। टैक्स का बोझ उसे जीने नहीं देता और ईएमआई का बोझ मरने नहीं देता। हमारी आपकी जैसी कहानी लग रही है ना। देश पर टैक्स का बोझ तय करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं कि वो मध्यम वर्ग से ही आती हैं और वो उनकी तकलीफ पूरी तरीके से समझती है। मैं भी मिडिल क्लास की हूं। मिडिल क्लास का प्रेशर्स को मैं समझ पा रही हूं। कोई नया टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर नहीं है अब तक। क्या नया कुछ टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर डाला है क्या? 5 लाख तक का टोटली टैक्स नहीं है सैलरी। संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में ये अहम बात कही है। लेकिन मिडिल क्लास इससे संतुष्ट नहीं है कि उस पर नया टैक्स नहीं लगा है। उसकी शिकायत है कि कई साल से इनकम टैक्स में रियायत नहीं मिली है। सैलरी सभी की अच्छी हो गई है, पर टैक्स में तो बड़ो जरूर छूट मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ टैक्स में लिमिट बढ़नी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। मतलब मैक्सिमम जितना हो सके उतना, मतलब ताकि आम आदमी जो है वो अपना गुजारा सही तरह से कर सके। उद्योग संघ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य अर्थशास्त्री एसपी शर्मा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए अगर मिडिल क्लास के करदाताओं को टैक्स में राहत दी जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन है वो मिडिल क्लास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस समय एक राहत दी जाए जिससे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़े। जिससे कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी में जो एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ने से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होंगी, डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हालांकि काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट के डायरेक्टर नित्यानंद के मुताबिक मौजूदा हालात में वित्त मंत्री के लिए टैक्स में ज्यादा राहत देना मुश्किल हो सकता है। तो हाँ, डिमांड है, डिमांड जस्टिफाइड भी है। टैक्स कंसेशन काफी दिन से हुआ नहीं है। इन्फ्लेशन हुआ है तो रियल इनकम कम हो गया है, एक जस्टिफिकेशन है, लेकिन सरकार के लिए देना भी मुश्किल है। एक था कि एग्जेम्पशन अगर थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, ज्यादा बढ़ने का मतलब स्पेस कम है सरकार के लिए, ये सच है। जब से निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी है, मिडिल क्लास को ये उम्मीद रही है कि उसे टैक्स रेट में कुछ राहत मिलेगी। कोरोना संकट के दौरान आम लोगों की कमाई पर काफी ज्यादा असर पड़ा और पिछले साल महंगाई दर भी काफी ज्यादा रही। ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस साल के बजट में वित्त मंत्री टैक्स रेट में कुछ राहत देती है या नहीं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो अपने आप को मध्यम वर्ग की बताने वाली वित्त मंत्री क्या मध्यम वर्ग के लिए कुछ रियायत या राहत इस बजट में लेकर के आएंगे, हम देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये मत सोचिए कि सांस का संकट सिर्फ दिल्ली में है, अब आपके द्वारे भी है। खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई का भी दिल्ली जैसा दम घोटू माहौल हो गया है। यहां पर भी हवा इस तरीके की हो गई है। मुंबई दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो मुंबई ये ना सोचे कि ये दिक्कत सिर्फ दिल्ली की है। पारा भी 13 डिग्री तक पहुंच गया है। इस सीजन का सबसे ठंडा दिन, जहरीली हवा, गिरता तापमान लोगों को बीमार भी कर रहा है। अस्पतालों में सांस की तकलीफ वाले मरीजों का तांता लगा हुआ है। कोहरा, धुंध और धूल की मोटी परत से ढकी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई अब दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित मेगा शहर बन चुका है। सांस की तकलीफ वाले मरीजों का अस्पतालों में तांता दिखता है। अलग अलग अस्पतालों के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन लगभग हर जगह ऐसे मरीजों में 50% के आसपास बढ़ोतरी बताई जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर दिखता है। सांस में प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है, थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है। ये मतलब जो एनवायरनमेंट है गंदा, इसी की वजह से हुआ। इनको इन्फेक्शन हो गया था। करीबन 80% ग्रोथ दिखाई दिया है। हालांकि ये जो विंटर सीजन है वो जनरली हेल्दी सीजन पाया जाता है, लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो काफी बढ़े हुए दिख रहे हैं। और स्पेशली ये गए 15 से 20 दिन से जब ये एयर क्वालिटी में जो चेंजेस आए हैं
उसके बाद स्पेशली फाइंड आउट। बहुत सारे पेशेंट्स को ड्राई कफ जो दवाइयों को बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है, बहुत सारे पेशेंट्स को कफ सेकेंडरी चेस्ट इन्फेक्शन होके फीवर आना और वो प्रोग्रेस होके निमोनिया में डेवलप होना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। मुंबई की AQI 314 है, यानी वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में है। तापमान गिरने से हवा भी जहरीली हुई है। रविवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जो कि शहर में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। मुंबई की हवा फिर एक बार वेरी पुअर कैटेगरी में चली गई है। ये इस सीजन में 2023-22-23 के सर्दी के सीजन में ये हमेशा हो रहा है और इसका जैसे बताया गया है पहले ही कि एक लार्ज स्केल पोल्यूशन चेंज हो रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। और यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, जो धूल हैंग हो रही है, वो डिस्पर्स नहीं हो पा रही है और दैट इज द रीजन कि एयर क्वालिटी खराब है। ओवर एंड अबाउ ऑफ दिस क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर कूल हो रहा है। टेम्परेचर जब कूल होता है तो वैसे ही विंड्स को काम करता है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुंबई ने खराब से बहुत खराब AQI की इतनी लंबी अवधि देखी है। दिसंबर के मध्य में एक सप्ताह के लिए मुंबई का AQI दिल्ली से भी खराब था। गिरते पारे के बीच खराब होती हवा अब मुंबई को भी दिल्ली के दर्द का एहसास कराने लगी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।